Okay, welcome everyone. In today's session, today we have Seema Miss as a resource person. She is going to train us how to teach SST, teaching strategies in social science. So, whoever science teacher, social science teachers are here sitting in front of us. So, this is the very important topic for them. So, how you can improve your teaching skills in social science, so you can learn it. And I request all of you to listen her carefully and try to implement her new ideas in your teaching. So, I request her to start this session. Ma'am, please. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I'm really very grateful for the introduction. Very good afternoon and warm welcome to all teachers who are here today. So I think we can begin the topic for today. Like you all know, we have to bring teaching strategies in social science. First, we all know what is social science, सामाजिक विज्ञान. ये सब कोई जानते हैं सामाजिक विज्ञान हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे यहाँ सोशल से ही रिलेट करती है, जिसमें हम रहते हैं, जहाँ हम जी रहे हैं. ये हमारे जितने आसपास में जितनी चीज़ है वो सारे चीज़ हमारे जो सब्जेक्ट में रिलेट करते हैं वो सारे चीज़ हम बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बहुत very, ताकि वो समझ सके. और जितना हम बच्चे को उनके इन्वायरमेंट से बताएंगे उतने अच्छे से वो समझ पाएंगे. तो पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं. सोशल साइंस सुनते ही सबको लगता है क्या है ये, क्योंकि सबको लगता है कि साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं. लेकिन सोशल साइंस जब भी आता है सब्जेक्ट तो सबको लगता है ये बोरिंग टाइप का सब्जेक्ट. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट यही है जिसमें सारे ओवरऑल सारी चीज़ आ जाती है. और सोशल साइंस में देखते हैं जब भी हमारे क्लास में कोई स्टूडेंट आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जगह से आते हैं, उनके बैकग्राउंड्स अलग होते हैं. फिर बहुत ऐसे होते हैं कि वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, बहुत कोई दम टाइप के होते हैं, वो पढ़ने में बहुत वीक होते हैं क्योंकि उनके इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता है, फैमिली परिवार के होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जितने ये भी होते हैं वो लोग भी वैसे वीक ही रहते हैं, वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं. तो बच्चे बहुत ही दम टाइप के होते हैं और वो क्लास में भी वैसे ही रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वक्त आता है टीचर्स का कि सभी को एक समान देखिए और सबको लेकर चले ताकि वो अच्छे से सबको पढ़ा सके, बता सके और समझा सके क्लास में. क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब स्ट्रैटेजीज बनाकर जब हम क्लास में आते हैं तो बच्चों को अच्छा से पढ़ा सकेंगे, बता सकेंगे. क्योंकि वन सोल्यूशन फॉर ऑल डज नॉट फिट इन टीचिंग. हर बच्चे को एक ही मेथड से पढ़ाया जाना इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट इनफ. तो टीचर को हमेशा देखना चाहिए कि कौन सा बच्चे कैसा है, कैसा नहीं है, वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, उन्हें वो लैंग्वेज पढ़ना आता है या नहीं आता है, या फिर जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में वो जानते हैं या नहीं जानते हैं. इसके लिए हमेशा टीचर को रेडी रहना चाहिए कि हर एक बच्चे जैसा नहीं होते तो हमें हमेशा तैयारी के साथ में आना चाहिए, उसे भी लेकर चलना चाहिए ताकि वो भी सीख सके, समझ सके और उसे भी हम आगे बढ़ा सकें. क्योंकि जितने भी पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि अगर हम नहीं पढ़े लिखे हैं तो मेरा बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छा हमसे आगे बढ़े और सबके समान वो भी इक्वली आगे बढ़े. इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें पढ़ाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. जैसे हम स्कूल में पढ़ाने के लिए आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है TLS. और TLS सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे हम TLS के माध्यम से हम बच्चों को अच्छे से उसे पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं इसी के लिए. और जितने भी कुछ हमारी चीज़ होती है, हमारे पास जितने सामान होते हैं, जैसे स्कूल में बहुत सारे चीज़ होती है. अगर हम सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास नोट होना चाहिए, मैथ होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए, या फिर कुछ भी चीज़ हमारे पास अगर है तो हम उसे दिखाकर वो समझा सकते हैं, या ड्राइंग के माध्यम से, या फिर कुछ आर्ट बनाकर, या फिर कुछ एक्टिविटी करके, या कुछ ऑब्जेक्टिव दिखाकर. जैसे अगर हमें उसे एंशिएंट पीरियड के बारे में बताना है तो एंशिएंट पीरियड के बारे में अगर हम उसको बता रहे हैं तो उसको बताने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए TLS का मतलब सारा जुगाड़ करके
और बता सकते हैं कि देखो उस समय कैसा विपन्नसम होता था और कैसे लोग राजा लोग जैसे रहते थे वो क्या पहनते थे, क्या क्या उनके पास चीज़ें होती थी, ये सारा चीज़। या फिर बच्चों को वहाँ पर हम एक्टिविटीज़ करा के भी उसको हम बता सकते हैं और क्लास में यूनिटी कर सकते हैं। Discuss the need for teaching learning strategies in social science. Describe various methods and techniques used in teaching social science. Explain the importance of learning resources in teaching social science. Describe various learning resources used in teaching social science. तो हम बहुत सारे रिसोर्सेज को लेकर हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे हमें क्लास में बताना है और वो बच्चे को समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। लेकिन जब भी हम क्लास में जाते हैं तो ज़्यादातर लोग बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे लेक्चर सुनते सुनते बोरिंग हो जाते हैं कि लेक्चर से शायद हो सकता है वो सुनते सुनते दूसरे दुनिया में हो जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो लेक्चर इज़ नॉट इनफ कि हम लेक्चर देते रहे और बच्चे वहाँ बोरिंग होने लग जाए। तो लेक्चर के साथ साथ अगर हम किसी बच्चे को बाहर फील्ड में लेके जाते हैं और फील्ड में ले जाते हैं, उसे दिखाते हैं और वहाँ उसे हर एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल प्लेस हम ले गए उसमें और वहाँ उसको ले जाकर उन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि क्या है, कब से बना था, कैसा था, इन सारी चीज़ों के बारे में हम उसको बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा सीख पाते हैं। उस समय अगर हम उसे लेक्चर करके बताएंगे, लेक्चर करते हैं तो वो अच्छे समझ पाएंगे। क्लास में से तो अगर लेक्चर दे तो वो क्या हो जाएंगे, बोझ छूट जाएंगे और ध्यान देंगे। तो हमें एक स्ट्रैटेजी ऐसा बनाना चाहिए कि अगर हम किसी को लेक्चर दे रहे हैं तो वो कब और कहाँ वो चीज़ को यूज़ करना चाहिए। अब हम आते हैं लर्निंग रिसोर्सेज फॉर टीचिंग सोशल साइंस। हमें किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ता है जब हम पढ़ाते हैं क्लास में, तो काफ़ी चीज़ों का जरूरत पड़ता है। इसमें से काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं जैसे लिनियर डायग्राम, ग्लोब चार्ट, मैप्स, टाइमलाइन, मॉडल, ये सारे चीज़ आते हैं जिससे हम बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा करिए ना। नेक्स्ट रियल चीज़ जो हम जैसे कि रागिया जो होता है, रागिया मीन्स होता है रियल, जो हम बच्चे को रियल चीज़ जो दिखाते हैं उसे हम समझा सकते हैं। जैसे हमारे पास यूटेंसिल्स है, टूल्स है, ऑब्जेक्ट्स है, आर्ट्स के सामान है, या फिर हमारे स्कूल में कितने भी सारे चीज़ है, उन सारे चीज़ को लेकर हम बच्चों को बता सकते हैं। रियलिया ही कंसीडर की जाती है जो कि बच्चे उसे देख कर ऑब्जर्व कर पाते हैं कि ये चीज़ क्या है। जैसे कुछ वेपन्स है तो वो वेपन्स को हम दिखा के उसे बता सकते हैं कि इन वेपन्स का क्या काम है, क्या होता है। फिर कोई टूल्स है तो उसको दिखाकर हम उसे समझा सकते हैं कि टूल्स की क्या यूज़ होती है। इन सारी चीज़ों को जब हम यूज़ करके बताते हैं तो बच्चे अच्छे से समझ पाते हैं। और रियलिया जो है जैसे कि हम उसके रियल लाइफ से अगर वो कुछ खेल रहे हैं तो खेलते वक्त जितने सामान यूज़ करते हैं या कितनी यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम उन्हें बताएंगे तो वो ग्रैब कर पाएंगे कि ये इनका क्या यूज़ है। जैसे कि अगर वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट के टाइम में उसे हम बताएंगे कि बल्ला है, ये बॉल है, ये बैट है, ये सारी चीज़ों को हम जैसे बताते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। और उनके रियल केस में अगर हम उससे रिलेट करके बताएंगे हर एक चीज़ों को, अगर कोई सामान है, अगर हम कहीं उसको लेके गए हैं बाहर हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ भी हम अगर देखते हैं कि पुराने बहुत सारे चीज़ सामान वहाँ पे रखी होती है, उन्हें हम दिखा कर उससे समझा सकते हैं कि इन सारे चीज़ों से वो लोग क्या यूज़ करते थे, कैसे करते थे और क्या। जैसे कि अगर वो कोई वार पर गए हैं, युद्ध पर गए हैं तो युद्ध के समय में किन सारी चीज़ों का वो इस्तेमाल करते थे, यूज़ करते थे।
और उनके ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरीज है, वेपन्स है, ये सारी चीज़ हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि क्या क्या वो लोग के टाइम पे यूज़ होता था। अब आते हैं डायमा। डायमा मीन्स जो दो टर्म से मिलके बना है। डाई मीन्स थ्रो एंड ऑर्मा मीन्स सी। इसका पूरा मतलब होगा थ्रू दैट विच इज सी, जिसे हम देख कर, जैसे 3D में जैसे भी कोई भी चीज़ हम देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन हुआ था, तो हमारे स्कूल के बच्चे क्या किए थे कि स्कूल का मॉडल बनाया। तो वो मॉडल बना के हम जैसे बाहर के लोग आए हम उनसे बता सकते थे, दिखा सकते थे कि एज इट इज़ वो बनाया गया था वो मॉडल। तो उससे वो दिखा सकते थे कि ये सारी चीज़ क्या है और कहाँ पे कौन सा प्लेस है। जैसे हम मॉल जाते हैं तो मॉल में हम देखते हैं कि बहुत सारे जगह पर उसका एक मॉडल बनाया हुआ रहता है, जो कि 3D जो करते हैं 3D स्टाइल में मॉडल में बनाया रहता है। और वो वहाँ पर जैसे कि कहाँ पर पार्किंग मॉल होगा, कहाँ पर दुकान है, कहाँ पर कौन सा सामान मिलेगा, ये सारे चीज़ उसमें बनाकर दिखाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। उसे देख कर लोग समझ जाते हैं कि ये कहाँ पर कौन सा चीज़ है। So next slide. डायमंड इसको बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का यूज होता है, जैसे कि हम पेस्ट बोर्ड, बॉक्स, ये सारी चीज़ों का हम यूज करते हैं डायमंड। और फिर इनकी चीज़ों को लेकर जैसे थर्माकोल हो गया, फिर कुछ प्लास्टिक के सारे चीज़ होते हैं, फिर पेपर्स हो गए, कलर हो गए, जितने कलर्स हो गए, ये सारी चीज़ लेकर हम 3D मॉडल एक बनाने के लिए ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि जब हम 3D मॉडल बनाते हैं, जैसे कि एज इट इज़ उसको दिखाना है, लेकिन वो छोटे में, जैसे वो तब मतलब जैसे हमारे स्कूल का ये एग्जीबिशन के टाइम में बहुत सारे मॉडल्स बच्चे लोग बनाए थे। तो उस मॉडल में हमारे स्कूल को थर्माकोल यूज़ करके या फिर बोर्ड यूज़ करके, हार्ड बोर्ड यूज़ करके वो लोगों ने बनाया था और कुछ उसमें कलर पेंट करके इन सारी चीज़ को वो दर्शाया थे। तो इन सारी चीज़ के बारे में उसको बता सकते हैं और वो इनोवेटिव तरीके से वो बनाएंगे और सीखेंगे बच्चे कि ये सब क्या है और डायमा क्या है, हम उसे बता सकते हैं कि इन्हें डायमा कहा जाता है। नेक्स्ट मॉडल। मॉडल दो तरीके का होता है, एक सिंपल मॉडल और एक होता है सेक्शनल मॉडल। तो मॉडल बना करके हम बच्चों को दिखा सकते, जैसे डायमा में अभी बताई सेम चीज़ मॉडल है, वो भी 3D जिस वजह से एक्स होते हैं उसमें प्रेजेंट करने के लिए कोई भी चीज़ को, कोई भी बड़ी वाली चीज़ को हम छोटे मॉडल में बनाकर उसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सिंपल मॉडल किसे कहा जाता है? सिंपल मॉडल जैसे कि अगर हम कहीं पे पूजा पाठ, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जब वो पूजा पाठ करते थे तो उसे हम कैसे प्रेजेंट करते थे, कैसे उसे दिखाया जाता था कि वो लोग कैसे देवी देवता को पूजा करते थे, कैसे वो लोग उस समय क्या करते थे। इन सारी चीज़ को हम सिंपल वे में हम उसको दिखा सकते, बता सकते हैं। और सेक्शनल मॉडल किसे करते हैं? सेक्शनल मॉडल उसे करते हैं जो पार्ट सेपरेट करके, जैसे कि अर्थ के बारे में अगर हमको बताना है, ठीक है, तो अर्थ के बारे में जैसे हम हर एक पार्ट करके दिखाएंगे। जैसे कोई भी जगह हो गया, कोई भी स्टेट्स हो गया, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारी चीज़ को हम क्या करेंगे मैप में इसको डिवाइड करके पार्ट वाइज हर एक प्लेस को दिखाएंगे अलग अलग करके। इसे कहते हैं सेक्शनल मॉडल। मॉडल में मैम जैसे बच्चे यहाँ जो साइंस एग्जीबिशन में मॉडल बनाए थे अरवल का, हाँ। उसमें क्या क्या दिखाए थे? उसमें मॉडल दिखाए थे, वो यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर ग्रीनरी है, क्या है, मतलब ये सारी चीज़ सोन नदी हो गया, सोन नदी अपना स्कूल बड़े वाली चीज़ को वो छोटे ये में करके दिखाए, लेकिन उनको बनाने के लिए किन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो हम बच्चों को बताएं ताकि वो उसे बनाए और इंटरेस्टिंग लेके वो सोशल साइंस को और भी जाने और भी सीखे। और किसी ने और ऋषिकेश का कुछ ये बनाया था, मंदिर बनाया था, फिर उसके बारे में वो डिफाइन भी कर सके, वो भी बताना है। फिर उन्हें कलर के बारे में किसी में बता सकते, बहुत सारी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा।
कि और किन किन सामानों का हमें यूज़ करना चाहिए, ये हम उसे बता सकते हैं। वो सारे चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी कि जब हम कुछ भी मॉडल बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हम बच्ची को क्लास में दे सकते हैं ऐसा मॉडल बनाने के लिए, या हॉलीडे होमवर्क में भी हम लोग देते हैं तो ये सब चीज़ दे सकते हाँ, हैं। जैसे हम होमवर्क भी देते हैं तो हम कुछ मॉडल बना के लेके आने के लिए बोलते हैं। इवन बस सोशल साइंस में नहीं, साइंस में भी देते हैं, मैथ्स में भी देते हैं, हर एक सब्जेक्ट में हम ऐसे देते हैं। तो इससे बच्चे और भी मतलब खुशी होकर वो बनाते हैं और वो उत्सुक भी होते हैं और वो इनोवेटिव तरीका से वो सब चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। वो चाहते हैं कि हम और अच्छे से बनाएं और वो एक उनको और नॉलेज बढ़ने लगता है कि कैसे इसको बनाना चाहिए, ये मॉडल क्या है। वो एक फिर बाद में ये भी होता है कि उनको बहुत वो हेल्प करता है आगे चलकर। अगर वो अच्छे इसमें हो जाते हैं, होनहार हो जाते हैं उसमें, अगर वो अच्छा उसका स्किल हो गया है, उसको इंटरेस्ट है, तो बहुत अच्छे अच्छे मॉडल वर्क करके वो कोई अच्छा जॉब में वो जा सकते हैं। तो ये भी चीज़ है कि हम उसे हमेशा देखना चाहिए बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, और हर एक को ऐसा बताना चाहिए ताकि वो ले इंटरेस्ट। और मॉडल ऐसी चीज़ है कि बच्चे उसमें वो आ ही जाते हैं और अगर वो बनाना ना चाहे, अगर वो कुछ ना करना चाहे तो हम उसको अगर बताएं कि इन सारी चीज़ों को लेकर आप बनाओ। किसी न किसी हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ये हुनर रहता है, तो वो आके ये सारी चीज़ बनाएंगे। बहुत सारी हम कुछ देखे थे कि कुछ लोग बनाया था, कोई मैप इंडिया का मैप बनाया था, ये सारी चीज़ बना के वो प्रदर्शित करते हैं। हम लोग इसको एज ए TLM यूज़ कर सकते हैं, TLM टीचर लर्निंग मटेरियल। हाँ, टीचर में फिर इसी चीज़ को हम यूज़ करके फिर वो मॉडल को दिखा के उसको पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो और ज़्यादा ईजी भी हो जाएगा। अगर हम मॉडल बनाकर दिखा के उसको अगर पढ़ाते हैं क्लास में, वो TLM का यूज हो जाएगा ताकि वो बच्चे और अच्छे से इसे समझ पाए, अट्रैक्टिव हो जाएगा। अगर लेक्चर देते हैं तो क्लास में वो नहीं समझ पाते हैं। छोटे बच्चे के सामने लेक्चर तो नहीं देना चाहिए, लेक्चर पूरे कॉलेज वगैरह में लेक्चर चलता है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं लेक्चर, वहाँ लेक्चर। हाँ, सबसे ज़्यादा इजी वे हो गया है। लेकिन अगर मॉडल के यूज़ करते हैं अगर हम लोग, तो वो बहुत अच्छा से हम उसको बता सकते, दिखा सकते हैं। और मॉडल कैसे बनाना चाहिए वो सारे बच्चे को हम बताते हैं। और उसके बाद है दूसरा है चार्ट, जो हम सोशल साइंस में मॉडल बनाते टाइम मैम टीचर का हेल्प लेना चाहिए, टीचर हेल्प करेंगे उसमें। हाँ, टीचर्स में काफ़ी हेल्प करते हैं मॉडल बनाने के लिए कि मॉडल कैसे बनता है, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तो वो टीचर गाइड भी करेंगे उसको। और साथ में अगर ग्रुप में मिलकर अगर बच्चे बनाते हैं, बच्चों को ग्रुप वाइज वो अच्छा होता है, ताकि ग्रुप में जब भी बच्चे काम करते हैं उससे उनका और भी कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि सभी ग्रुप में मिलकर बनाएंगे उसको। ठीक है मैम। चार्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ही वैल्यूएबल यूज होता है सोशल स्टडीज में। और चार्ट है फ्लैट चार्ट जो आती है, इसमें हम काफ़ी चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं बच्चों को। अगर छोटे बच्चे क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस को लेकर हम बता रहे हैं, जा रहे हैं, तो सोशल साइंस में बहुत कुछ आ जाता है। अगर एनिमल्स के बारे में बताना है तो एनिमल्स के बारे में दिखाएंगे, इन्वायरमेंट के बारे में बताना है, इन्वायरमेंट के बारे में चार्ट में हम अच्छे से उसको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर विलेज के बारे में बताना है तो वो सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि गाँव कैसे करते हैं, शहर कैसे करते हैं, कॉल कराना, इन सारी चीज़ों को हम एक चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। और ख़ास करके जैसे हम क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो कोई भी टॉपिक है उसको समराइज करके हम छोटे से करके हम उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं थ्रू चार्ट। और चार्ट होता है दो तरीके का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है मैम। फॉर्मल जो है किसे कहते हैं, फॉर्मल एक प्रॉपर वे में बनाए जिसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो जाती हैं और बच्चे को नरेट कर पाते हैं कि चार्ट है। जैसे कि अगर कोई मैप ले लिया, ठीक है, तो अगर हम इंडिया का मैप ले हैं, इंडिया का हर एक पार्ट का ऐसे स्टेट वाइज हम उसे चार्ट में बता सकते हैं और उसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर वहाँ के बारे में, वहाँ के क्लाइमेट्स के बारे में, वहाँ के वातावरण का हर एक चीज़, वहाँ के कल्चर के बारे में और वहाँ का रहन सहन खान पीन क्या है, वो सारी चीज़ हम सोशल साइंस में अगर चार्ट को लेकर जा रहे हैं और वो चार्ट के माध्यम से छोटे छोटे से व्यक्ति हम अच्छे से इसको डिफाइन कर पाते हैं और उसको अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं। मैम उसमें मैप वगैरह जो हम लोग यूज करेंगे, उसमें मैप में कोस्टल एरिया वगैरह लोकेट करना हो तो उसमें हम आसानी से दिखा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। बच्चे अच्छे से उसको देखेंगे भी, बच्चे उसको अच्छे से देख सकते हैं, हाँ इंटरेस्ट भी लेंगे। उससे पूछ भी सकते हैं
है, कौन सा कहाँ पे हर एक हाँ हाँ इसके बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ये सारे चीज़ हम चार्ट वाइज हम बच्चों को बता सकते हैं और दिखा सकते हैं। जी। टेबुलेशन चार्ट क्या होता है? टेबुलेशन चार्ट जैसे टेबल के फॉर्म में बनाए जाते हैं ताकि जी। एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर कर सकें। मैप खुद से ही बना सकते हैं या बच्चे से मार्केट से भी मंगवा सकते हैं? मैप हम ऐसे कर सकते हैं कि हम मैप खुद से चार्ट का, सबसे पहले चार्ट जो है चार्ट पेपर हम उनको उससे बोल सकते हैं उसका स्टेट्स दे दिए और स्टेट्स को देकर फिर हम उसको बता सकते हैं कि इसको अच्छे से मैच कर करो और वो सीखेंगे भी इससे और फिर वो हमेशा करते रहेंगे तो जान भी जाएंगे कौन सा ये जगह है और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंस है, वेदर्स के बारे में, सारे चीज़ों के बारे में वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। और मैप उसमें फिजिकल मैप कौन कौन से? पॉलिटिकल है, हाँ फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप जो दोनों होता है इसमें मैप्स में आ जाएंगे अलग अलग उसमें हम बच्चों को अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं कि फिजिकल मैप में क्या होता है। फिर बाय थ्रू हम चार्ट के थ्रू हम ये सारी चीज़ें हम दिखा पाएंगे और उससे हम बता पाएंगे, सिखा पाएंगे। उसको एरिया वाइज भी देख सकते हैं। हाँ पॉलिटिकल मैप किसे करते हैं, फिजिकल मैप किसे करते हैं जी। और मैप्स में बहुत सारे जैसे इकोनॉमिक मैप आ गए, सोशल मैप आ गए, तो ये सारे मैप्स के बारे में को हम उसमें दिखाकर डिफाइन कर सकेंगे और बच्चे को अच्छे से हमसे बता पाएंगे। पॉलिटिकल मैप अगर मैम दिखाना होगा तो उसमें क्या क्या लोकेट किया? पॉलिटिकल मैप में हमको बच्चों को बताना है तो सबसे पहले उसे कलर के बारे में बताइए, कलर बता के उसे ये बताएंगे कि कलर से जैसे कि कोई भी जगह में क्रॉप्स होते हैं तो क्रॉप्स किस कलर में होते हैं, तो क्रॉप्स के बारे में वो बता दिए हम कलर के थ्रू में। जैसे हम ज़्यादातर देखते हैं मैप्स में बनाया रहता है पॉलिटिकल मैप्स में, तो जहाँ रिवर है तो रिवर का कलर ब्लू, माउंटेन का कलर ब्राउन और फिर प्लेटी का कलर येलो, इस टाइप का कलर करके उन्हें हम बता सकते हैं कि पार्ट बाई एरियाज मतलब पॉलिटिकल मैप में आता है और इसे हम फिजिकल मैप्स में आते हैं और इन सारी चीज़ों को ऐसे डिवाइड किया जाता है। और फिजिकल मैप्स में कौन से स्टेट्स का है, कौन सा प्लेस का है, ये सारी चीज़ें हमसे बता देते हैं। लेकिन पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, डिवीजन वाइज बटा रहता है। जैसे डिवीजन वाइज हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट्स हो गया, बाउंड्रीज हो गया, ये सारी चीज़ आ जाती है। एरिया वाइज वो बटे रहते हैं। पॉपुलेशन वाइज वगैरह भी देख सकते हैं एरिया। वो हमारे सरकार जैसे बांट दे रहे हैं कि ये अभी इतना स्टेट वाइज बट गया है ये सारे प्लेस, तो वो सारे पॉलिटिकल मैप में आ जाते हैं। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि इसे पॉलिटिकल मैप कहते हैं, इसे फिजिकल मैप कहते हैं। ठीक है ना। इकोनॉमिकल मैप जैसे कि रोड हो गया, रेलवेज हो गया, रेल का ट्रैक हो गया, इन सारी चीज़ को हम उसे बता सकते हैं कि इकोनॉमिकल मैप में आता है। जैसे क्रॉप्स हो गए तो जिसे हम बेच कर उसे खा सकते हैं, इसे इनकम आता है, तो वो कैसे इसको नोट करेंगे कि ये क्रॉप्स का एरिया है, तो वो हम उसे ब्राउन करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया अगर इंडस्ट्रियल एरिया उसे सिंबल करके उसे बताएंगे और सिखाएंगे कि इसे ऐसे सिंबल वाइज आप इसे सीख सकते हैं, बता सकते हैं। और उसे ये करने के लिए देना चाहिए कि हम लोग जहाँ कभी कहीं जाते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक में गया तो रेलवे का सिंबल होता है कि ये सिंबल ऐसे है, तो वैसे ही रोड का सिंबल साइन रहता है, वो साइन अलग होता है। तो ये सारे साइन भी हम सोशल साइंस के बच्चों को हम बताते हैं और पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि इन सारी चीज़ों का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सोशल मैप किसे कहते हैं? सोशल मैप जैसे कि हम क्रिएट करते हैं, जैसे लैंग्वेज, वहाँ के लैंग्वेज हो गए, वहाँ का कल्चर हो गया, पॉपुलेट कंट्रीज हो गए। हिस्टोरिकल मैप ये बताता है, ये दिखाता है कि पर्टिकुलर वहाँ के जो एम्पायर होते हैं, जो राजा होते हैं, उस समय का जो सोशल मूवमेंट था वो कैसा होता है, कैसा उस समय राजा लोग क्या करते थे और कैसा वो बेस था। ये सारे मैप्स में हम सोशल साइंस में ये प्रेजेंट करके हम दिखाते हैं। अगर हम चार्ट लेकर आए या फिर मैप लेकर आए तो हम उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे पहले बहुत गुजराती था, यहाँ पे हड़प्पा था, ये सारे सिविलाइजेशन यहाँ पर थे, फिर अब ये हट के अभी दूसरे स्टेट्स के नाम आ गए हैं या फिर वहाँ पर कंट्री के बन गया होंगे, ये सब हम उसे अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं थ्रू मैप। और इसे हम ये भी बता सकते हैं कि इसे हिस्टोरिकल मैप कहा जाता है। और हम मैप दिखा के उसे बता सकते हैं कि इसे पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप या फिर क्लाइमेटिक मैप भी होता है। जैसे वातावरण आजकल वेदर के बारे में हम जैसे टीवी में
हैं, देखते हैं, सुनते हैं। तो ये सारा भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि क्लाइमेटिक मैप जैसे करते हैं, जैसे हम वेदर के बारे में डिफरेंट वेदर्स है और फिर किस किस एरिया में कौन सा वेदर है, कैसे वेदर, कहीं पे ज़्यादा ठंड होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कहीं पे दोनों मौसम समान बराबर एक साथ चलता है। Next. So next. Graphs. ग्राफ्स। हम सोशल साइंस में ग्राफ का भी यूज करते हैं। जैसे ग्राफ को बताने के लिए ज़्यादातर हम जैसे कि पॉपुलेशन कितना है, सेंसस क्या है, वो सब दिखाने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। इकोनॉमिकली हाँ, इकोनॉमिकली हमें अगर दिखाना है तो हम यूज करते हैं ग्राफ का। जैसे कि बार ग्राफ हो गया, सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ या लाइन ग्राफ या पिक्टोरियल ग्राफ, ये सारी चीज़ों को हम यूज करते हैं। और बच्चों को उस ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन हम बताते हैं तो वो ग्राफ बनाने में हमें उनको बताना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है, फिर ईयरली या फिर मंथली ऐसे करके उसको दिखा सकते हैं कितना मतलब कुछ भी चीज़ को ग्राफ में कैसे हम मेजरमेंट करेंगे वो हम बच्चों को ऐसे बता सकते हैं या सिखा सकते हैं। पाई चार्ट में भी दे सकते हैं। पाई ग्राफ जैसे होता है सर्कल वाला, जो लेकर फिर सर्कल में कितने परसेंट, जैसे हम अगर हम पानी के बारे में बता रहे हैं तो पहले सर्कल बना दिए, अब हम बताते हैं हमारे 1/3 में पानी है और में ऐसे है, तो वो भी हम इजीली सोशल साइंस में यूज करके ऐसे करके बताते हैं। फिर लाइन ग्राफ जैसे आता है कि कुछ जैसे कि वेदर आ गया, अभी ठंड है, फिर मौसम गर्मी हो गया, फिर या फिर कहीं पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर कम हो गया, बढ़ गया, या फिर हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है और बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उसे भी हम लाइन ग्राफ में दिखाते हैं। जैसे कि लाइन ग्राफ बनाए, फिर उसका बढ़ना घटना, ये सारे जितना आता है वो लाइन ग्राफ के थ्रू में हम उसे दिखाते हैं। सोशल साइंस में हम ज़्यादा जैसे कि मैथ का यूज करते हैं क्लास में, मैथ्स, ग्लोब्स। ये सबसे ज़्यादा इजी होता है बच्चों को पढ़ाना और अपने और उन्हें खींच के रखना, क्योंकि जब हम कोई चीज़ लाकर उसे प्रेजेंट करके दिखाते हैं और कलरफुल चीज़ होता है तो बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ में वो देखते हैं। तो ग्लोब जैसे कि अगर हम ग्लोब को लेकर आते हैं तो ग्लोब में सारे वर्ल्ड का सारा चीज़ उसमें आ जाता है और हम इसे 3D के मॉडल में उसे हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं और उसे दिखा सकते हैं। पूरी पिक्चर में हम बता सकते हैं कि इसमें कितने सारे मतलब कहाँ पर पानी है, कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ पर ओशंस है और कहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ को हम बच्चों को अच्छे से डिफाइन करके उसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैथ्स तो मैंने बताई कि कितने तरह के मैथ्स होते हैं, खास करके हमारे यहाँ फिजिकल मैथ, पॉलिटिकल मैथ, इकोनॉमिक मैथ और सोशल मैथ और हिस्टोरिकल मैथ और क्लाइमेटिक मैथ जो है वो हिस्टोरिकल मैथ में क्या क्या आएगा? हिस्टोरिकल मैथ में जैसे कि हमारे पुराने समय में जितना सारे चीज़ होता था, जब अभी जैसे हमारे यहाँ पटना में भी बहुत सारा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वो प्लेस पहले क्या था, जैसे कि पाटलिपुत्र कहा जाता था, या फिर यहाँ पर क्या बहुत जो फेमस है वो है, उसके बारे में हम उसे डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, या फिर उसको वहाँ ले जाकर इसे हम ये बता सकते हैं कि ये हिस्टोरिकल प्लेस है और फील्ड वर्क भी करा सकते हैं वहाँ जाकर। ज़्यादा बेहतर कौन सा रहेगा, मैथ के द्वारा या एक्सपीरियंस करके? मैथ के थ्रू हम उसे क्लास में बताएं, अगर हम उसे बाहर फील्ड में ले जाते हैं तो वो बच्चे ज़्यादा उसको वो सीख सकेंगे, समझ सकेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है। और अगर हम क्लास में बताते हैं तो कुछ ही बच्चे उसको ले पाते हैं, कुछ बच्चे मान लो कि वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्लास में थ्योरी करेंगे ना, हम उसको जब एक्सपोज करेंगे, जब उसको प्लेस पर ले जाएंगे तो प्रैक्टिकल के तौर पर एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जब ऑब्जर्वेशन से एक्सपेरिमेंट बनाएंगे इफेक्टिव हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर हम क्लास में उसको मैथ्स देके बता रहे हैं और फिर वहाँ वही जगह पर हम उसको ले गए तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे और उत्सुकता रहेगा कि उसके बारे में वो पढ़ा है, उसके बारे में जब वो एक्सपेरिमेंट करने जाएगा तो अंदर बहुत अलग तरह का एक फीलिंग जाएगी। हम मैप से जैसे उसको बताएं इस जगह पे ये है वो है, ये सारी चीज़ है, अगर वो जाकर पर्टिकुलरली वो स्पेस में वो जाते हैं, वो देखते हैं, वो और अच्छे से समझ पाते हैं और फिर वो खुद से बोलने लगते हैं कि ये सारी चीज़ें हम फील कर पाते हैं, ये सारी चीज़ हमने देखा है, पढ़ा है और मैम ने ये बताया, सर ने ये बताया है।
तो जैसा हमें भी जब स्कूल में ट्रीट से लेके जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, स्कूल ट्रिप होना चाहिए ताकि बच्चे और भी अच्छे से इन सारी चीज़ों को जान सके, क्योंकि हमारे यहाँ आजकल बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि वो लुप्त होते जा रहा है और वो लुप्त वाले चीज़ों को बच्चे सोचते कि वो क्या था क्या नहीं था। हम किताबों में पिक्चर्स में ऐसा करके दिखाते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम दिखाते हैं, वो बोलते हैं क्या है ये स्ट्रक्चर, मतलब वो चेंज हो है वो हमारे पास तक। हाँ, फिर वो अगर हम उसको टूर में ले जाते हैं, कोई म्यूजियम में ले जाते हैं, म्यूजियम ये सारी चीज़ है उसे हम दिखा के ये सारी चीज़ समझा पाते हैं, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि इन सारी चीज़ को कैसे उस समय क्या था और अभी क्या है, कितने सारे चेंजेस चीज़ आ गए। तो हिस्टोरिकल मैप में हम उनको अच्छे से बता पाएंगे कि उस समय में ये फेस क्या था और अभी क्या है, अभी वो क्या बन गया है। इकोनॉमिकल में जैसे कि हमारा क्रॉप्स आ गए, ठीक है, और फिर जैसे रेल्स आ गए, रोड्स आ गए, जितना हमारे इकोनॉमिकल वाली चीज़ में जैसे रिलेट करते हैं, स्टैटिस्टिक वाला जितना चीज़ आ गया तो वो मैप में डिफाइन करके, फिर अगर बच्चे को मैप अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसे सिम्बॉल बताएंगे, सिम्बॉल बताएंगे, उसके बाद फिर इसे कलर से बताएंगे, कलर वाइज से, उसके बाद मैप पे जाएंगे, फिर मैप पे उसको वो सारी चीज़ को दिखाएंगे बताएंगे तो वो अच्छे से वो समझ पाएंगे। जैसे हम देखते हैं पॉलिटिकल मैप में ज़्यादातर कलर वाइज उसमें बांटा रहता है, वो ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमें क्लास में बच्चों को ज़्यादा मैप के बारे में बताना या समझाना है तो उसे हर दिन या वीक में एक दिन रखना चाहिए मैप का क्लास के, ताकि बच्चे वो समझ पाए कि मैप में कौन सा जगह कहाँ पर है। और फिजिकल मैप में मैं जैसे भी बताई थी कि बहुत सारे जो चीज़ होता है कि डिफरेंट कलर्स के साथ हम उसे बता सकते हैं अलग अलग करके कि इन सारी चीज़ों में हमारा प्लेस कहाँ पर है या फिर कौन कौन सा क्रॉप्स या क्लाइमेट्स या ये सारी चीज़ें है वो कहाँ कहाँ पर आता है, ये सारी चीज़ हम उसको बता सकते हैं। ये सारी चीज़ उसमें ना उसको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट ठीक है, जो हम अभी बता रहे थे सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैप स्टूडेंट, स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं लैंड फॉर्म के बारे में, वाटर फॉर्म्स, ह्यूमन फैक्टर, फिर डिस्टेंस, पॉलिटिकल फैक्टर, क्लाइमेट एंड रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ हम मैप के थ्रू में बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं और क्लास में हम उसे करवा सकते हैं मैप लगाकर, और फिर वो बच्चे अगर वो करेंगे तो वो जानेंगे, सीखेंगे भी और वो एलिमेंट्स भी समझ पाएंगे कि कौन सा जगह, कौन सा चीज़ कहाँ मिलती है, कहाँ वो सारी चीज़। हाँ, कैन वर्क है जो कुछ सजेस्ट किए हैं, कुछ गाइडेंस दिए हैं कि बच्चों को मैप ऑफ ग्लोब क्यों देना चाहिए, क्यों उनको ये सारे चीज़ बताना चाहिए। सिर्फ उन्हें बच्चों को लोकेशन बताकर या फिर उनके बारे में कोई रिलेशनशिप बताकर ये नहीं होता है। जब हम उसे फील्ड वर्क करवाते हैं, जैसे बाहर ले गए और वहाँ के बारे में बताते हैं, या फिर जैसे यहाँ बताया गया है to stress relationship rather than their location. For example, in order find a New Delhi on a map of India, tell student that it is situated on the bank of the river Yamuna. जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बैंक ऑफ रिवर के पास में हमारा क्या है, दिल्ली है, तो वैसे उत्तराखंड या फिर कोई भी जगह को जैसे रिलेट करके कि गंगा नदी के पास में या गंगा नदी के सामने ये सारे हरिद्वार है, ये सारी चीज़ है, तो हम जब मैप बताते हैं मैप के साथ साथ में हम कोई भी जगह को लेकर रिलेट करके हम उसे समझा सकते, एक्सप्लेन कर सकते, बता सकते हैं। To relate map work as far as possible to the lives of student, और फिर उनकी जो लाइफ है, जो उनके जीवन में जो घट रहा है, उन सारी चीज़ों को भी लेकर हम रिलेट करके हम उसे बच्चों को बताएंगे तो ज़्यादा इजीली वो समझ पाते, ये सीख पाते। जब भी हम जैसे आज सर ने बताया कि स्टोरी के थ्रू, तो स्टोरी के थ्रू में वैसे ही हम उसकी लाइफ के थ्रू में देख कर जान के, जैसे कि हमारे यहाँ अर्बन के बारे में अगर हम जानते हैं तो कोई बच्चे ऐसे हैं तो वो क्लास में हम उसके कुछ ऐसा चीज़ आया पढ़ाते वक्त अगर कोई टॉपिक आ गया तो फिर हम उस बच्चे को उसी से रिलेट करके अगर बताएं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं और वो अच्छे से वो सुनते भी और वो इजीली वे में वो सुनते हैं। तो use map frequently to start when students are, for example, if students do not know certain symbols of a map, first teach them
अबाउट दिस सिंबल्स। जैसे मैं आपको बताई कि अगर वो बच्चे मैथ को नहीं जान रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे सिंबल के थ्रू ही उसे समझाना चाहिए, बताना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर। टाइमलाइंस। और जब भी हम मैथ बताते हैं तो मैथ में जैसे नॉर्थ होता है, साउथ में होता है, फिर ईस्ट वेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे कि उसको इसमें बताने के लिए हम अप और डाउन का यूज़ करते हैं। अप और डाउन नहीं बताना चाहिए। जब भी हम सोशल साइंस बता रहे हैं तो जब भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसे नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है, अप को नॉर्थ बोलेंगे और डाउन को साउथ। तो ये नहीं कहेंगे कि इसे अप बोले, इसे डाउन बोले। अगर राइट साइड में वेस्ट है तो लेफ्ट साइड में ईस्ट है, ऐसा करके हम उसे एक्सप्लेन करके बताएंगे ताकि बच्चों को याद रह जाए। नहीं तो फिर वो जैसे वो इंग्लिश लैंग्वेज में उसको याद रहेगा कि अप एंड डाउन, फिर वो कोई यूज नहीं करेगा। हमेशा डायरेक्शन को बताना चाहिए सोशल साइंस में ताकि बच्चे सीख के समझे कि इस वेस्ट नॉर्थ का क्या होता है। और बच्चे को हमेशा हर एक न्यू चीज़ों के लिए एनकरेज करना चाहिए। उन्हें हमेशा क्लास वर्क में मैथ देकर फिर मैथ का वर्क करवाना चाहिए। टाइमलाइंस। टाइमलाइंस क्या है? टाइमलाइंस उसे कहते हैं जैसे वो 50 मिनट मीडियम है, सबसे पहले यह सेंस ऑफ टाइम को डेवलप करता है। दूसरा जो टाइम पीरियड होता है उसके बीच में रिलेशनशिप जनरेशन करता है। सर एक और ये जैसे टाइम लाइन, ये 4000 BC, 3000 BC, 2000 BC, ये सारे जैसे BC है, AD है। अगर बच्चे को हम टाइम लाइन के बारे में पढ़ाते हैं, जैसे ये जो हड़प्पा के टाइम के बारे में अगर उसको हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ये इक्वल होना चाहिए, ना कि बहुत सारे डिस्टेंस हो जाना चाहिए कि जैसे कि 1000 BC के बाद सीधे हम 4000 BC में अगर हमसे चल जाते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अगर वो इक्वल डिस्टेंस में रहेंगे तो हम बच्चे को अच्छे से बता सकते हैं और ये भी बता सकें कि BC क्या है और AD क्या है। ये BC का मतलब क्या होता है और AD का मतलब क्या होता है। तो टाइम लाइन्स में हम ये डायग्राम बना के या फिर प्रोजेक्ट जैसे दिखाकर हमसे ये समझा सकते हैं कि टाइम लाइन का यूज़ क्या होगा, टाइम लाइन क्या है। नेक्स्ट ICT आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है क्योंकि हर एक कोई ICT का यूज़ कर रहा है। ICT मीन्स डिजिटल नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चे इससे बहुत इजीली वे में पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अगर हमारे पास डिजिटल वे में हम उसको पढ़ाते हैं, कलरफुल वे में हम उसको दिखाते हैं, बच्चों को कभी कभी पेज में लाकर कोई भी उसको अच्छे से क्लास में अगर हमसे कोई स्टोरी बता रहे हैं या फिर कोई जगह के बारे में बता रहे या दिखा रहे हैं तो फिर वो अच्छे से को और अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ पाते हैं। अभी हमारी सरकार ने बहुत सारा क्लास भी उन लोगों को बच्चों को डिजिटल वे में दे दिया है ताकि हम उसे आराम से इजीली हमसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस है वो सब सारी चीज़ पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और जब भी हम अगर ये टेक्निकल का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का, तो बच्चे और एक्साइटमेंट हो जाते हैं उसे पढ़ने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए, और वो कलरफुल वे में और अच्छे से समझ पाते हैं। आजकल हमारे पास व्हाट्सअप आ गया है, व्हाट्सअप में भी हम उसको कोई भेज या फिर यूट्यूब में देख करके वो सारी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, बच्चे भी उससे अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा वे है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि बच्चे इससे सीख पाते हैं। और हमें ये सब यूज़ करना चाहिए डिजिटल वे ताकि हम क्लास को बना सकें। कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, इसमें क्या होता है? कम्युनिटी मीन्स जैसे कि हमारे कल्चर में क्या हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम बच्चों को बताते हैं तो मान लो कि हम फिजिक्स के बारे में क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पॉलिटिकल के बारे में अगर जैसे आजकल जो भी कुछ हो रहा है वो सारे बच्चों को हम एक्सप्लेन करते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ क्या कल्चर है, कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे चीज़ को हम मतलब बच्चे को कम्युनिटी की तरफ से हम अच्छे से रिलेट करके हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं और अच्छे से समझा पाते हैं। मनु सर पकड़िए। Thank you so much for such a beautiful session, and today we learned how we can teach SST to the students with the help of graphs, maps and all these things. So
thank her from behalf of you all and from the behalf of my side also. So thank you, ma'am, for the very good session. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir.